प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। सभी मेरे दोस्तों को नमस्कार। आज मैं अजय आप सबके लिए हिंदी व्याकरण की पहली क्लास लेकर के आया हूँ। आपको पता है कि हमारी संस्कृत व्याकरण की सीरीज चल रही है और आज हम उसी कड़ी में विद्यार्थियों की मांग थी कि सर आप हिंदी भी लेकर के आइए, और उसी कड़ी में हम आपके लिए हिंदी भी लेकर के आए हैं। अब हम हिंदी में सबसे पहले बात करते हैं वर्ण विचार की, है ना। देखिए, इससे पहले भी भाषा के बारे में हम बता सकते हैं, लेकिन हमें केवल जहां से नंबर हमें ज्यादा मिलते हैं और कम समय लगे वहां से आपके लिए ये हमने कवर किया है, जिससे आपको जल्दी से जल्दी अच्छा ज्ञान मिल सके और ऑथेंटिक जो भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहां से आप इसको प्राप्त कर सकें। तो देखिए, जैसा कि नाम से दिख रहा है वर्ण विचार का मतलब होता है वर्णों के ऊपर विचार, यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या होती है, वर्ण स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने इसमें बताया है। तो सबसे पहले हम वर्ण की बात करते हैं कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण की परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे स्वर, भाषा की वह इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। अब वर्ण किससे बनता है, तो वर्ण बनता है ध्वनि से। वर्ण किससे बनता है, ध्वनि से। तो ध्वनि जो है, जैसे मान लीजिए कोई भी ध्वनि है, उसको सिंबल में, प्रतीक में, चिन्हों में जब लिखा गया तो वो क्या कहलाया, वर्ण कहलाया। जैसे मान लीजिए एक ध्वनि थी कै, किसी ने बोला कै, अब उसको लिख दिया, सिंबल दे दिया कै, तो ये क्या हो गया, वर्ण हो गया। इसी प्रकार से मैं था, उसको हमने सिंबल दे दिया तो ये क्या हो गया, मैं भी क्या हो गया, वर्ण। यदि अब आपके लिए क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आ जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, है ना, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है। अब मौखिक की बात हो रही है, तो मौखिक की जब बात होगी तो वहां पर हमारा आंसर होगा ध्वनि। कौन सा आंसर होगा, ध्वनि। कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है, लेकिन उसको जब लिख दिया, है ना, प्रतीकों में लिख दिया तो वो क्या कहलाई, लिखित ध्वनि कहलाई। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि मान लीजिए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो आप आंसर देंगे वर्ण। क्या आंसर देंगे, वर्ण। अब मान लीजिए ऐसा नया करके ये आ जाए कि ना तो लिखित दे ना ही मौखिक दे, ना तो मौखिक हो ना लिखित हो, तो क्या होगा। ऐसी कंडीशन में आपको मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वहां आपका आंसर होगा वर्ण। वहां आंसर क्या होगा आपका, वर्ण होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि वर्ण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। यदि स्वरों की संख्या की बात करें तो 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कौन कौन सी होती है, तो वो आप लिख सकते हैं ए, आ, ई, डी, ओ, री, है ना, ए, आई, ओ, औ। ये हमारी 13 स्वर होते हैं। ठीक है जी। अब आप कहेंगे कि अंग और ए को नहीं लिया तो वो इसमें काउंट नहीं होंगे, वो क्योंकि वो अयोगवाही की कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो प्राणवायु है वो बिना किसी टकराव के सीधी ही बाहर निकल जाती है, वो क्या कहलाती है, स्वर कहलाती है। या हम दूसरी इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण क्या होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, यानी किसी की भी सहायता लेने की उनमें जरूरत नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजनों की। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की। किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की। देखिए, परिभाषा से कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको परिभाषा नहीं लिखा है, केवल आपको सुनना है ना। तो व्यंजन क्या होता है, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कै बोला, क्या बोला हमने, कै। यदि हम कै को बोलेंगे तो ए जो है उसको बोलने के लिए जरूरी है। यदि हम ए को नहीं बोलेंगे तो हमारा जो व्यंजन है वो बोलेगा ही नहीं। ठीक है, वो मुंह में ही रह जाएगा अंदर। तो
इस हिसाब से आपने देखा कि स्वर और व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं हम स्वरों की कि स्वर है वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और किस किस आधार पर वो कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 यदि हम बात करते हैं मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार, ठीक है, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार कितने प्रकार के स्वर होते हैं। तो मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, इसी को मूल स्वर भी कह सकते हैं या इसको लघु स्वर भी कह सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, उ, री, ठीक है, ए, ई, उ, री। देखिए यहाँ पर री नहीं आएगा, री किस में आता है, संस्कृत में, ठीक है, री किस में आता है, संस्कृत में। तो ये कितने होते हैं, 4। इसके बाद यहाँ हम इसको दूसरा जो है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं, इसको संध्यक्षर भी कह सकते हैं। संध्यक्षर जैसे कि ये हमारे आने वाले स्वर हैं, इनमें संधि हो रही है ना, तो इसलिए इनको संध्यक्षर भी कह सकते हैं। अब इनकी संधि किस किस प्रकार से हुई है, ए जो है वो ए प्लस ई से मिलकर के बनता है, आई जो है वो ए प्लस ए से मिलकर के बनता है, ओ जो है वो ए प्लस ओ से मिलकर के बनता है, और औ जो है वो ए प्लस ओ से मिलकर के बनता है। इनको हम संधि के दौरान और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। अब हम इतना केवल यहाँ इतना इसे देखें तो इनकी संख्या कितनी है, 7। कितनी है, 7। तो 4 और 7 11 वर्ण होते हैं हमारे कितने, स्वर में। स्वर में कितने वर्ण होते हैं, 11। तीसरा है हमारा प्लस स्वर। कौन सा है, प्लस स्वर। इसके अंतर्गत जैसे हमारा ओम आ रहा है ना। अब इनकी परिभाषा देख लीजिएगा और थोड़ा सा। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण करते समय हमें एक मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्राओं का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, या मूल स्वर कह सकते हैं, या लघु स्वर कह सकते हैं। यदि दीर्घ स्वर की बात करें कि ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें 2 मात्राओं का समय लगे, या ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता हो, उन्हें क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कह लीजिए, गुरु स्वर कह लीजिए, या संध्यक्षर स्वर कह लीजिए। पुरुष स्वर किसे कहेंगे, ऐसे स्वर वर्ण जिनको बोलने में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है, या ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है, या ज्यादा समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, पुरुष स्वर कहते हैं। जैसे यदि हम एक एक वर्ण को बोल करके देखें, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बोला ए, क्या बोला हमने, ए। अब हमने बोला आ। देखिए ऐसे आ जो है बोलने में हमें दुगना समय लगा। इसके बाद हम बोलते हैं जैसे कि ओम, क्या बोलते हैं, ओम। तो देखो इसको बोलने में इस ऐसे तिगुना समय लगा, यानी ज्यादा लगा। और जो ये बीच में जो ये 3 का चिन्ह है, जो 3 का जो सिंबल है, इसको पुरुष स्वर का सिंबल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पुरुष स्वर का सिंबल भी कहते हैं। अब जैसे इसका मान लीजिए एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे पुरुष स्वर का। जैसे हमने लिख दिया मैया, है ना, और ये इसके सामने सिंबल लगा दिया। देखिए इनका सिंबल भी देख लीजिए। अगर हम छंदों में के अंतर्गत बात करते हैं, देखिए यहां से आपको छंदों में भी काम आएंगे। देखिए छंदों में यदि बात करते हैं तो ह्रस्व स्वर के लिए जो सिंबल होता है वो खड़ी पाई के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, खड़ी पाई के रूप में। यदि हम दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर में जो छंदों का जो सिंबल होता है वो ये अग्र चिन्ह यानी उल्टा है, इसके समान होता है। अब देखिए यहाँ मैया के सामने ये उल्टा है, इस प्रकार से लगा दिया और डॉट 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 यहाँ पर लिख दिया। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो या में जो आ है उसका उच्चारण लगातार चल रहा है। इसका मतलब क्या है, उसका उच्चारण लगातार चल रहा है, यानी आगे कहाँ खत्म हो रहा है ये हमें पता नहीं है। तो जैसे हम इसको बोलेंगे तो मैया, यानी जो आ है वो लंबा खिंच जाएगा। तो यहाँ पर जो भी स्वर लंबा जो खिंचता है वो क्या होता है, पुरुष स्वर की कैटेगरी में चला जाता है। जैसे यदि हम एक और बात करें, मुर्गी की आवाज की बात करें, तो मुर्गी की जो आवाज होती है वो होती है कुकू कू। तो देखिए तो ये जो है इसमें पहली जो उसने उच्चारण किया, जो पहला जो उसकी ध्वनि थी वो ह्रस्व थी, उसके बाद में क्या हो गई, दीर्घ हो गई, और फिर उसके बाद में जब लंबी खिंच गई तो क्या हो गई, प्लुत हो गई। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने मात्रा या उच्चारण के अनुसार वर्णों को देखा। इसके बाद दूसरी जो बात करते हैं हम ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमारे होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से, वृत्ताकार या वृत्तमुखी। दूसरे होते हैं वृत्ताकार या अवृत्तमुखी, यानी ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारे जो होठ हैं वो यदि गोलाकार टाइप में हो जाते हैं, है ना, तो ऐसे वर्णों को वृत्ताकार में रखेंगे। जैसे हम
हम मान लीजिए ऊ को बोलते हैं तो हमारा जो मुंह है, जो होठ है, वो हमारा क्या हो जाएंगे, गोल हो जाएंगे। इस हिसाब से हमारे चार वर्ण हैं, ये टू ओ औ, है ना, ये चार वर्ण। इसके बाद देखिए एक होता है ओ, ये जो है वो आगत स्वर है। कौन सा है, आगत स्वर, इसको विदेशी स्वर भी कहते हैं। तो इसका भी यदि हम होठों की आकृति पर, ओष्ठ की आकृति से यदि हम देखें तो इसका भी उच्चारण क्या होगा, देखिए ओ, इसको भी बोलते हैं, तो वृत्ताकार में ही ये काउंट होगा। अब हम इसके बाद में बात करते हैं अवृत्ताकार। तो बचे कुछ जो भी स्वर हैं वो अवृत्ताकार में आ जाएंगे। इसके बाद हम तीसरी बात करते हैं, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्चिम स्वर। तो देखिए इनको याद करने का तरीका क्या है कि सर हम इनको याद कैसे करें, चाहिए तो याद ही नहीं होने। देखिए बहुत ही आसान सी ट्रिक है, बहुत ही सरल सा तरीका है इनको याद करने का। सबसे पहले आप एक मध्य स्वर को याद कर सकते हैं, इतना आसान, आप मध्य स्वर को आराम से याद कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं। तो देखिए मध्य स्वर में क्या आएगा, ए, क्या आएगा, ए। अब इसके बाद में पश्चिम स्वर को याद करने का तरीका है। देखिए पश्चिम स्वर जो है वो कितने नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर पर। कितने नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर पर। तो ऐसे वर्ण जिनमें 3 का अंक हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे वर्ण जिनमें 3 का अंक दिखाई दे रहा है, उसको हम पश्चिम स्वर में रख दो, रख देंगे। जैसे देखिए हमें देखो ये 3 का सा वर्ण दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ऊ देखो ये 3 का वर्ण दिखाई दे रहा है, दीर्घ में भी 3 का वर्ण दिखाई दे रहा है, ओ और औ, इनमें देखो 3 का वर्ण दिखाई दे रहा है। तो इनको हमने पश्चिम स्वर में रख दिया। अब इनको यहाँ देखो बाकी के हमारे जो 11 स्वर हैं उनमें से बचे जो स्वर हैं, देखिए ई, दीर्घी, री, ए, आई, ये किस में चले जाएंगे, अग्र स्वर में। तो इस हिसाब से आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे टाइप की स्वरों की, कि तालु की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तालु की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं हमारे 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार है। कौन कौन से, समृद्ध स्वर, जिसको हम बंद स्वर भी कह सकते हैं, है ना, अर्धसमृद्ध स्वर, आधा बंद हो जाता है, विपरीत यानी खुला स्वर, है ना, अर्धविपरीत, इसको आधा खुला स्वर भी बोल सकते हैं। देखो अब इसको कैसे याद करेंगे, सबसे पहले आपको याद करना है कि विपरीत यानी खुला स्वर कौन सा है। आप बोल करके देखिए कि ऐसा स्वर कौन सा है जिसमें हमारा जो मुंह है वो पूरी तरह से खुल जाएगा। तो हमारा जो मुंह किसमें खुलता है, आ। देखिए आ में जो है वो हमारा पूरा मुंह खुलता है, इसलिए इसमें खुला स्वर आ जाएगा। इसके बाद हम 4 वर्ण की बात करें, ए, आई, ओ, कौन से 4 वर्ण, ए, आई, ओ। यदि हम इनको लें तो देखिए अर्धसमृद्ध और अर्धविपरीत में इनको रखेंगे, अर्धसमृद्ध और अर्धविपरीत में इनको रखेंगे। कैसे रखेंगे, सबसे पहले ए आया, ए को हमने रख दिया अर्धसमृद्ध में, किसमें रख दिया, अर्धसमृद्ध में। उसके बाद आई आया, उसको हमने चले अर्धविपरीत में रख दिया। उसके बाद ओ आया, उसको अर्धसमृद्ध में रख दो, और औ आया, उसको अर्धविपरीत में रख दीजिए। इस हिसाब से हमने उनको दोनों को बराबर बराबर रख दिया, छोटे को अर्धसमृद्ध में रख दिया और बड़े को अर्धविपरीत में रख दिया। अब जो बचे जो स्वर हैं बाकी के को उनको इसमें किसमें, समृद्ध स्वर में रख दीजिए। समृद्ध यानी वृत्त के सहित यानी बंद, है ना। इसके बाद हम 5वां बात करते हैं जाति के आधार पर। किसके आधार पर, जाति के आधार पर। जाति के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय स्वर में कौन कौन से आते हैं, जिनकी जाति क्या होती है, एक समान होती है ना, उसमें क्या आते हैं, सजातीय स्वर आते हैं। तो जैसे हमारे सजातीय में कौन कौन से, ए, ई, उ, है ना, तो ये सजातीय आते हैं। विजातीय में जिनकी जाति समान नहीं होती, यानी जो भी बाकी के स्वर हैं वो इसमें आ जाएंगे, है ना। इस हिसाब से आपका जो स्वर का जो पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्वर का यहाँ पर पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से आप। हाँ जी, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम व्यंजनों को अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, स्वर हमने यहाँ पर खत्म कर लिया, व्यंजनों को हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इतनी ही क्लास रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा हिंदी का जो पढ़ाया हुआ ये कंटेंट है आपको समझ में आया होगा और अच्छे से याद भी हो गया होगा। यदि आप इसको कहीं समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से पॉज करके उसको दोबारा रिपीट से
देख सकते हैं और अच्छे से इसको अपनी कॉपी में भी उतार सकते हैं। और यदि आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से पसंद आया है तो आप इस चैनल को लाइक करें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम उससे क्या है और अच्छा हमारे अंदर से निकल करके कंटेंट बाहर आता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए हमारी कई एग्जाम आ रहे हैं, जैसे कि पटवार आ रही है, रीट आ रही है। रीट की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, लेकिन पटवार की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और उसकी जो डेट है वो भी फरवरी में प्रस्तावित है। यदि कोरोना जो समय है वो खत्म हो जाता है तो वो एग्जाम भी होगी, तो उसमें भी ये बहुत ही काम का चीज है। यानी वर्ग विचार एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हमारा आता ही आता है और यहाँ से लगभग ऐसा टॉपिक है बहुत सौ की समझ में नहीं आता और यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे से ये पढ़ना है, ठीक है। अब मैं आपसे विदा चाहूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने और मैं आपसे यही विदा चाहूंगा। धन्यवाद।